हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था वो समावेशी शिक्षा में जो हम लोगों ने वर्गीकरण समझा है उसमें एक वर्गीकरण आता है हैंडीकैप्ड का। एक वर्गीकरण हमने कल देखा जिसमें हम लोगों ने बात किया था विशेष बालक या विशिष्ट बालक। विशेष या विशिष्ट का जो मतलब वो होता है कि हम सामान्य बच्चों की तुलना में ऐसे बच्चों की बात करते हैं या तो ज़्यादा कमज़ोर हैं या तो ज़्यादा ब्रिलियंट है। आज हम बात करेंगे एक दूसरे प्रकार के समावेशन के जो हिस्सा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं दिव्यांगता या विकलांगता। इसके लिए मैं ये जो पेज है आप लोगों को दिख रहा होगा, विकलांगता के 21 प्रकार। और ये इसलिए आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि आप लोगों ने एक अधिनियम देखा है, कौन सा, विकलांगता के प्रकार, दिव्यांगजन अधिनियम 2016। इसका जो दिव्यांगजनों के लिए हमने एक बात किया था कि दिव्यांगों को दया की आवश्यकता नहीं है बल्कि उनके अधिकारों को दिलाने की आवश्यकता है। तो इसी को लेकर के एक अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है किस पर, आर्टिकल एक्ट जो था विकलांगता दिव्यांगता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2016 में, और ये अमेंडमेंट हुआ है 2022 में। 2022 में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है और ये बताया गया है कि जो दिव्यांगजन है, पहले जो होता था 7 प्रकार के दिव्यांगता को विकलांग की श्रेणी में शामिल किया जाता था। जैसे आंख नहीं है, दृष्टिबाधित है, कान नहीं है, श्रवण बाधित है, मुख नहीं है, मुख बधिर है ना, या हाथ पैर से वो हैंडीकैप्ड है। ऐसे करके 7 प्रकार के दिव्यांगता को शामिल पहले किया जाता था। 2022 में अमेंडमेंट हुआ है और इस 7 से बढ़ करके 21 प्रकार के हिस्से को शामिल किया गया है। कब? दिव्यांगजन अधिनियम 2026 संशोधन, और उसका नाम है संशोधन 2021 जो लागू हुआ है 2022 में। अब इसमें 21 प्रकार के जो व्याधियां हैं, विकार हैं, इनको शामिल कर लिया गया है। तो अब क्या होगा, केवल शामिल करना ही नहीं है बल्कि उनको अधिकारों की भी बात की गई है कि कौन कौन से अधिकार इनको मिलने चाहिए। और अधिकारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शासकीय सेवकों में भी इनको अवसर मिलने चाहिए। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करते हैं तब भी उनको अलग अवसर मिलना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार जो है, जिनकी उम्र जो पढ़ाई लिखाई के लायक होते हैं उनको अलग से भत्ता देता है पंचायत, विकलांग भत्ता मिलता है ना, 500 रुपया 300 रुपया विकलांग भत्ता पंचायत की तरफ से मिलता है। वो भी एकदम क्राइटेरिया बना हुआ है, अगर स्कूल जाने वाला है तभी मिलेगा, अगर 14 साल की उम्र में वो स्कूल जा रहा हो तो वो पात्र है। इधर से मत आना, ठीक है, उधर से जाओ। उसके बाद इस पर एक नया रूल्स बनाया गया है नौकरियों को लेकर के। केंद्र सरकार का अलग नियम है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जितना पोस्ट निकलेगा उसका 4% पोस्ट किसके लिए सुरक्षित रहेगा, विकलांग कोटा जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको और अच्छा किया है, 7% पोस्ट इसमें शामिल है। ठीक है, तो अवसर की समानता और कहना चाहिए उनको मौका मिले, इस प्रकार से उनके लिए बहुत सारी सुविधाओं को दिया गया है। साथ ही साथ रेलवे में, ट्रेन में या हवाई यात्रा में बहुत जगह पर बहुत सारे छूट भी दिए जाते हैं। अब इस पे हम लोग बात करते हैं, हम समावेशी शिक्षा में किस किस व्याधियों की बात करते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं, क्या क्या इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे शारीरिक रूप से अक्षम बालक में आता है सबसे पहले तो कौन, जो दृष्टि से बाधित हैं, अंधे हैं, या एक आंख नहीं है, या कमजोर नजर वाले हैं, ऐसे शामिल हैं। दूसरा जो होता है क्या, जो क्या हो, वो सुनने में क्या हो, उनको परेशानी होती हो, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रवण बाधित। वाणी विकलांगता, बोलने में। शारीरिक रूप से हाथ पैर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त है, अपंग है, या फिर ऐसे बालक जो क्या है बहुत ही सेंसिटिव है, नाजुक है। इन
सभी का वर्गीकरण क्या कर दिया गया है, विकलांगता के हिसाब से बांट दिया गया है, जिसमें से हम लोग पहला बात करते हैं किस पर, अंधे या कमजोर नजर वाले बालक। या कमजोर नजर का मतलब ये नहीं है कि आपको जैसे चश्मा लग गया है, जैसे मैं पहना हूं, आप लोग पहने हैं, तो इसका ये मतलब कमजोर नजर इसको नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये ऐसी व्याधि की नजर इतनी कमजोर हो जाए कि आपको किसी भी प्रकार से और लेंस का भी प्रयोग करने के बाद भी आपको कुछ नजर ना आए, ये तो कमजोर होने की बात है। दूसरा चीज एक और होता है कि आंख ही डैमेज हो जाए, है ना, आंख किसी का डैमेज है तब भी वो क्षतिग्रस्त कहलाएगा। तो अंधे या कमजोर नजर वाले बालक समान रूप से छपे हुए अक्षर को ना पढ़ सकना या फिर पढ़ने में किसी का हेल्प लेना, पढ़ के सुना दो तो मैं समझ जाऊंगा, मुझे दिखता नहीं है, ऐसे। आजकल जो उम्रदराज लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, अधिकतर क्या कहते हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पढ़ के सुनाओ। तो वो चीजें क्या है, नजर कमजोर वाली बात है। तो छोटे बच्चे अगर ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं तो उनको पढ़ने लिखने के लिए क्या चाहिए, फिर विशेष साधन चाहिए, और उसे ही विशिष्ट बच्चा या विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा माना जा सकता है। उनको अपने दैनिक जीवन के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, दैनिक जीवन के लिए अगर किसी भी प्रकार की हेल्प या मदद की आवश्यकता हो रही है तो वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा कहलाएगा। इसी को लेकर के एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया था, ब्रेल लिपि, जिस पर हमने चर्चा किया था। तो ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है वो किसने किया था, लुइस ब्रेल ने। लुइस ब्रेल ने 1824 में क्या किया, एक लिपि तैयार किया। लिपि समझते हैं आप लोग, स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, लिपि क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है वो जिस स्टाइल में स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है हमारे लिए लिपि कहलाता है। हमारी जो लिपि है बहुत आदि लिपि कही जाती है। कौन सी लिपि है, देवनागरी, जो हिंदी है देवनागरी है ना। पंजाबी भाषा लिखा रहता है वो कौन सी लिपि का है, गुरुमुखी, है ना, गुरुमुखी है। मराठी का खुद का लिपि है, तेलुगु का है, उड़ीसा का है, सबके खुद की लिपि होती है। वैसे ही एक जो है देख नहीं सकता उस व्यक्ति के लिए लुइस ब्रेल ने एक क्या तैयार किया, एक लिपि तैयार की। क्योंकि ब्रेल ने अपने नाम से इस लिपि का नाम दिया, इस कारण से इसका नाम क्या है, ब्रेल लिपि। ब्रेल कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, व्यक्ति का नाम है। उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया है और ऐसे ऐसे बने होते हैं जिसको आप लोग क्या करेंगे, उभरे हिस्से रहते हैं जिसको ऐसे छू करके क्या है, शब्दों पर मतलब है। आप लोग यूज किए हैं क्या ब्रेल लिपि, देखे तो होंगे, उभरा हुआ जो रहता है चित्र। अब देखिए जो अंधे होंगे उसके लिए ब्रेल लिपि, लेकिन जिसकी नजर कमजोर है, जैसे आप लोग हम लोग, नजर कमजोर है, तो उसके लिए क्या लगता है, चश्मा लगता है, ठीक है। तो जो बचपन से ही कोई ऐसा बच्चा है जो 5-10 साल की उम्र में ही क्या हो गया, आंखें उनकी कमजोर हो गई, तो उनके लिए क्या चीज का सहारा लिया जाता है, चश्मे का। और चश्मे में भी दो प्रकार के चश्मे का उपयोग किया, साइंस में पढ़ेंगे ही। एक जो होता है, आपको अगर पूछा जाए, दोष जो होता है दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो दोष बहुत प्रकार के होते हैं। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो बच्चे का जो स्थिति होगा, हमको उसको पहचानना होगा कि वो दूर दृष्टि दोष है कि निकट दृष्टि दोष है, उस प्रकार से उनको चश्मा पहनाया जाएगा। आपका चश्मा कौन सा है, आपको दूर दृष्टि है कि नहीं, आपको दूर दृष्टि दोष का मतलब होगा कि दूर की चीजें आपको दिख रही हैं, है ना, लेकिन पास की चीजें नहीं दिख रही। इसलिए आज तक ये साइंस में क्वेश्चन फिजिक्स में बना हुआ है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, दृष्टि दोष लिखा है दूर, तो हाँ दूर का चीज नहीं दिखता होगा तो दूर दृष्टि दोष होगा, ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको दूर की चीजें दिखती हैं तो आपको क्या है, जो दोष होता है वही चीज में उसमें आप दक्ष हैं, दिखता है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीजें आपको दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। इसके लिए
अवतल लेंस वाला चश्मा बनाया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है ऐसा ही होता है ना। तो आप लोगों को अगर पास की चीजें दिखती हैं तो वही दोष है आपको, पास की चीज दिख रही है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती, तो आप लोगों को दूर की चीजों के लिए क्या पहनना पड़ता है, चश्मा। तो आपको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो बच्चों को भी ये ध्यान देना पड़ता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, अंधे बालक होते हैं, जो जन्मांध जिसको कहते हैं, क्या होते हैं, जन्मांध किसको कहते हैं, जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो वो जन्मांध कहलाते हैं। हिंदी साहित्य में एक कवि थे जो जन्मांध कवि जिसको कहा जाता था, कौन है, तुलसीदास, सूरदास, है ना। हाँ, अगर मैं किसी को बोल दूं कि आप सूरदास हो तो इसका क्या मतलब है, सूरदास का ऐसे बोल दिया जाए किसी को तो क्या मतलब निकालते हैं, कभी कभी सुने होंगे ना। तो सूरदास होना मतलब उच्च स्तर का कवि होना, ठीक, ये माना जाना चाहिए। लेकिन सूरदास टाइप का उपाधि दे देते हैं तो हम उसको दिखता नहीं इसलिए क्या बोल देते हैं, सूरदास। एक छत्तीसगढ़ी कवि हैं जिसका नाम है गिरवर दास वैष्णव, वो भी जन्मांध कवि हैं, छत्तीसगढ़ साहित्य के बहुत अच्छे कवि थे, क्या है, गिरवर दास वैष्णव। उसके बाद एक इंग्लिश लिटरेचर में भी एक जन्मांध कवि है, जॉन मिल्टन। तीनों साहित्यों में एक विशेष योग्यता रही है कि तीनों साहित्य में एक जन्मांध व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं। जॉन मिल्टन हो गया इंग्लिश में, हिंदी में तो ये हो गया सूरदास, और छत्तीसगढ़ी साहित्य में गिरवर दास वैष्णव। चलिए अब देखिए जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। जो हम लोग चर्चा कर लिए हैं उसी को देखिए। अगर हम बात करेंगे ऐसे बालक को एजुकेशन की बात करें या एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो क्या क्या हम काम कर सकते हैं, ये देखिए। अगर कोई लो विजन वाला छात्र है तो उनके लिए अधिकतर निकट दृष्टि वाले छात्रों की दृष्टि संबंधी सहायता पहुंचाने के लिए एक उपकरण के लिए क्या होगा, फिर चश्मा या फिर टेलीस्कोप या दूरबीन। अब यही समझ आ गया, निम्न दृष्टि दोष है तो दूरबीन दिया जाएगा। तो दूरबीन में क्या होता है, दूरबीन दूर की चीजों को देखते हैं, और पास की चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप, है ना। तो निम्न दृष्टि के लिए, लो विजन के लिए हम काम कर सकते हैं। कक्षा में ये हो सकता है कि जो जिसकी आंखें थोड़ी कमजोर होती हो और कक्षा के पीछे बैठ रहा हो, हर चीजों को देखने में असहज महसूस कर रहा हो, तो उनके लिए क्या है कि हम कक्षा का वातावरण कैसे रखें, छात्रों के अनुकूल होना चाहिए। या तो बच्चों को बैठा दिया जाए या फिर ऐसे बड़ा वाला लाइट लगा दिया जाए जिससे आप लोगों को सब चीजें चकाचक दिखता रहे, ठीक है। कई बार ये होता है पढ़ाते समय कि शिक्षकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको पता है कि पीछे बैठने वाले बच्चों को कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं या समझ नहीं आ रहा है, तो हम जो एक विधि अपनाते हैं सस्वर पाठन विधि, सुने हैं, अभी शिक्षण विधि अभी पढ़ना है आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे विधि हैं जो क्या होता है, बोलकर पढ़ाया जाता है, तो आप बोलते हैं फिर दोहराया जाता है, बोलते हैं दोहराया जाता है। तो ऐसे में क्या है, अगर वो देख नहीं पा रहा है लेकिन वो सुन सुन करके चीजों को कंटिन्यू समझते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तो ये चीजें भी आपको करनी चाहिए। उसके बाद आता है तो सुनने में जो कठिनाई होती है, ऐसे बच्चे, ऐसे दिव्यांगता के प्रकार जो किसमें परेशानी होती है, सुनने में परेशानी होती है, सुन नहीं पाता है, या फिर जो भी हम उसको टीचिंग कराना चाह रहे हैं, और टीचिंग में किस रूप में, मौखिक शिक्षा। आप लोगों का जो पढ़ाई चल रहा है ये जो है दो तरीके से चल रहा है, दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अगर मैं इसको बंद कर दूं या लाइट ऑफ हो जाए और मैं लगातार बोलता हूं और आप जो पीछे बैठे हैं वो क्या हो, किसी रूप से बाधित हो, या सुनाई नहीं दे पा रहा हो, तो पढ़ाई प्रभावित होगा। अगर हम उसको क्या कर दें, ऐसा सुविधा दे दें कि पीछे सुनाई भी ना दे लेकिन जो चीजें चल रही हैं उसको देखते देखते पढ़ते पढ़ते वो समझ जाए। इसके लिए श्रवण बाधित हम लोग देखें, दो प्रकार से श्रवण बाधित होते हैं। पहला तो ये होता है
कि जन्म से पहले ही और जन्म के बाद, मतलब कोई ऐसा है जो जन्म से ही क्या है, श्रवण बाधित जन्म लेता है, या ऐसे परिस्थितियां आ जाती है कि जिनका कान सही होता है लेकिन कुछ कारणों से क्या हो जाता है, उनका कान खराब हो जाता है। जैसे कोई गंभीर बीमारी, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो कान को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया या उच्च ध्वनि अचानक चली गई आपके कानों में, बोलते हैं कान का क्या फट गया, पर्दा, है ना। उम्र के हिसाब से भी श्रवण क्षमता क्या होती है, कमजोर होती जाती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके सभी जो अंग है वो एकदम सही सलामत है, उम्र के साथ साथ क्या होता जाएगा, वो डैमेज होता जाएगा, क्षति होती जाएगी। तो कुछ ऐसे आप लोग वृद्ध देखे होंगे जिसकी उम्र 80 प्लस होंगे, उनको थोड़ा सा क्या बोलना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। और उनको ये भी लगता है कि क्योंकि कान बंद होता है तो उन लोग भी जोर से बोलते हैं। अधिकतम ये होता है कि जो श्रवण बाधित होते हैं उनका बोलने का टोन भी अन्य की तुलना में लाउडली होता है, जोर से बोलते हैं। या ये भी देखिए, खाना पीना नहीं खाओगे तो आप लोग भी बहरे हो सकते हो। संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। बाकी ये जन्म के पहले बहुत सारे रीजन होते हैं, टीकाकरण से लेकर के असुरक्षित प्रसव, असामयिक प्रसव, गर्भावस्था में श्रवण शक्ति शुरू से ही कमजोर होना, ये चीजें हो सकती है। तो आखिर ऐसा क्यों और कैसे हम लोग उनके शिक्षण पर काम कर सकते हैं, इसको लेकर के। लेकिन एक चीज और देखिए, श्रवण शक्ति को कैसे नापा जाता है। हमारे यहाँ एक डीबी मतलब डेसिबल होता है ना। ध्वनि की तीव्रता को किससे नापते हैं, डेसिबल से। और एक कहा जाता है साइंस में कि एक मनुष्य जो स्वस्थ मनुष्य है उसको सुनने की जो मैक्सिमम क्षमता है वो 90 डेसिबल को एक आधार माना गया है। 90 डेसिबल से ज्यादा आवाज आती है तो एक मनुष्य के शरीर में बहुत सारे हलचल पैदा करती है। ठीक है, तो सामान्य रूप से हम लोग एक चीज भी पढ़ेंगे, साइंस में आता है श्रवण के प्रकार, है ना। एक श्रवण के प्रकार भी आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। श्रवण में होता है पराश्रवण और अपश्रवण, जिसको सोनिक, अल्ट्रासोनिक जो जिसको कहा जाता है। तो ये ध्यान रखें, बच्चों को लेकर अगर कहा जाता है कि बच्चों का जो सुनने की क्षमता है तो वो एक एडल्ट में, वयस्क में 90 डेसिमल होगा, लेकिन छोटे बच्चों को मध्यम से गंभीर 70 डेसिबल के बाद से ही क्या हो जाता है, परेशानी होना शुरू हो जाता है। डेसिबल लिख लेंगे यहाँ पे कहीं भी। डेसिबल क्या होता है, जो साउंड होता है, ध्वनि होता है, ध्वनि की क्या मापी जाती है, तीव्रता। चलिए आगे देखें। दो लोग होते हैं, एक तो होते हैं दोनों कानों से नहीं सुनने वाले जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण रूप से बहरे, और एक होते हैं जो क्या होते हैं, आंशिक रूप से नहीं सुनने वाले। तो पूर्ण रूप से बहरे वालों की शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए, मोटर वर्क, विशेष शिक्षा में या विशेष स्कूलों में मोटर वर्क को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। और मोटर वर्क में क्या होता है, हाव भाव के माध्यम से किसी बच्चे को बताने का प्रयास किया जाता है। और गत्यात्मक स्किल, मोटर वर्क मतलब गत्यात्मक, जितना ज्यादा आप हाव भाव करेंगे उतना ज्यादा हम उसको समझा बता सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बहरे लोगों के लिए। अब शिक्षक को एक क्लासरूम में क्या चाहिए, आपको पता है कि वो सुन नहीं सकता, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, बोलना कम है और संकेत का उपयोग ज्यादा करना है, इशारों के माध्यम से ज्यादा समझाने का प्रयास करना है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर प्रदर्शन कह सकते हैं, है ना। जैसे उनको बोलना है कि जाओ खाना खाओ, तो हम बोल दिए, हमारा जो शरीर है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, बस बोल दिए, और आप लोग कोई नहीं सुन रहे हो या आपकी सभी की श्रवण क्षमता खत्म हो गई है, तो मैंने बोल दिया जाओ खाना खाओ, तो ये आप नहीं समझ सकते। लेकिन ये बोल दिया गया इशारों से कि जाओ, तो कुछ तो समझ में आएगा। तो यही है कि आप उनको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से ज्यादा सिखाएं। और ये सबसे ज्यादा जो आवश्यक है, उनके लिए अलग से क्या बनाया जाए, रेसिडेंशियल स्कूलों की स्थापना की जाए, वहां रहे भी और
वहां पे सीखे भी। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, आंशिक रूप से दोनों कानों की ध्वनि कम सुनाई देती हो, या एक कान जो है वो सही हो, दूसरा कान जो है वो समस्याग्रस्त हो। तो ऐसे बालकों के लिए एक क्या किया जा सकता है, श्रवण साधन। हर व्याधि के उपचार तो नहीं बोल सकते, उनको चलाने के लिए कुछ ना कुछ साधन उपयोग आज के समय में किया जा रहा है। जैसे आंखों के लिए क्या हो गया, चश्मा। तो बहरेपन के लिए जो आता है मशीन जो आता है सुनने का, उससे क्या होगा, अगर क्षमता कम है तो श्रवण साधनों से क्या कर सकता है, वो सामान्य लोगों की तरह सुन सकता है। दूसरा बात ये कहता है कि जो भी आंशिक रूप से अर्थात कम सुनने वाले जो बच्चे हैं, उनको अगर किसी स्कूल में एडमिशन आप करा रहे हो तो उनके लिए माता पिता से कुछ क्या करें, आप जानकारी लें कि हम किस किस मूवमेंट पर क्या क्या हम उसको डेमोस्ट्रेट करके सीखते समझाते हैं। तब माता पिता क्या करेंगे, कुछ तो बताएंगे, जिससे क्या होगा, उसको हम अच्छे से सिखा सकते हैं। ये साइन लैंग्वेज की भाषा, सांकेतिक भाषा, आंगलिक हिज्जे। चिन्ह भाषा जानते हैं, साइन भाषा किसको कहते हैं? आप लोगों ने कभी दूरदर्शन में समाचार सुना होगा, देखा होगा, तो ये साइन लैंग्वेज में समाचार सुनाते थे पहले, है ना। एक बोलता था और एक इशारों में ऐसे ऐसे, भारत के प्रधानमंत्री वहां गए, ऐसे सुने होंगे। उसका कुछ कुछ कोड था कि जो मुखिया है उसको ऐसे, एबीसीडी का भी आता है कि एबीसीडी को कैसे बनाना है, ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी साइन लैंग्वेज सुने। मैंने ऐसे संस्थानों पर भी मैं गया हूँ, वहाँ पे हर प्रकार के साइन लैंग्वेज और उसके अल्फाबेट भी पूरे लगे हुए हैं, और इशारों के बहुत सरल होता है। मतलब कहना चाहिए, आप उसको छोटे बच्चों को कुछ सिखाते हैं इशारों में, वैसा ही सिखाया जाता है शब्दों के बारे में। आ से लेकर ज्ञा तक से लेकर ये सब चीजें उसमें शामिल होते हैं। चलिए, ये अब आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा जो आपके काम का है। अब हम बात करते हैं, जो भी व्याधि आती है किसी भी लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर, उसको 3-4 कैटेगरी में बांट के रखा जाता है। बारीक अंतर है इसमें, और इसका क्वेश्चन हमेशा आपके लिए तत्पर रहता है बनने के लिए। हमारे यहाँ पे एक शब्द आता है ICIDH। ICIDH क्या करता है कि हमारे यहाँ पे व्याधियों को ये वर्गीकरण किया है कि कैसे कैसे व्याधियां लोगों के अंदर होती हैं, और थोड़ा थोड़ा ही अंतर होता है जिसको आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो WTO ने कहा है कि किसी भी प्रकार के व्याधि को समझने के लिए ये लिख लेंगे ना, ICIDH किससे संबंधित है, तो ICIDH क्या है, दिव्यांगता के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है ये, और वर्गीकरण करने का जो श्रेय दिया जाता है हमारे यहाँ, WTO सुने हैं या WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा किसकी राजधानी, स्विट्जरलैंड की राजधानी। चलिए, अब देखिए, इम्पेयरमेंट किसको कहते हैं या क्षति किसको कहते हैं। ये कोई व्यक्ति है जिसका या बच्चा है जिसका क्या हो गया है, पैर, एक पैर का एक हिस्सा अलग से निकल गया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको आप लोगों ने देखा होगा, दिव्यांगता को। मान के चलो एक व्यक्ति है जो पोलियोग्रस्त है, ठीक है, पोलियोग्रस्त व्यक्ति आप लोगों ने देखा होगा। पोलियोग्रस्त व्यक्ति का जो है पैर या हाथ क्या होता है, पूरा शून्य होता है ना, जिसको हम लोग देखते हैं समझ जाते हैं कि पोलियो से ग्रस्त है। तो उसके लिए अलग शब्दावली है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी घटना के कारण से उनका पैर कट गया या चला गया या फिर क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्षति का मतलब होता है हानि, है ना। और क्षति या हानि को हम लोग किस रूप में देखेंगे, किसी भी व्यक्ति का जो शरीर का कोई भी अंग अगर नहीं है, अगर उसको हम लोग कृत्रिम रूप से लगाने में सफल हो जाते हैं और उसको वही सामान्य तरीके से उपयोग वो ला लेता है कृत्रिम अंग को, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्षतिग्रस्त स्थिति। लेकिन पोलियो किसी को है तो पोलियो की जगह पे, और हाथ पैर तो सभी सलामत हैं, चारों तो हैं, लेकिन वो पोलियोग्रस्त है। अब पोलियोग्रस्त की जगह पे नया पैर तो लगाना संभव नहीं है।
तो वो चीज अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्षति का मतलब होगा कि क्षति ऐसे अंग को कहा जाता है जिसको हम लोग अगर उस पर क्या लगा दें, आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग लगा देते हैं, तो वो कुछ मात्रा में क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, जैसे ये दिख रहा है आपको। तो क्षति का एक एग्जाम्पल आप लोग मान सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है क्षति या हानि के बाद अक्षमता, हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप अंग्रेजी के लिए लगभग सेम उपयोग किया जाता है दो मामलों में। विकलांगता अलग चीज है, विकलांगता एक संपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आता है अक्षमता, उसके अंदर आता है क्षति होना। जैसे ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, विकलांगता कहलाएगा। और विकलांगता के अंदर उसके प्रकार हैं। पहला तो किस प्रकार का है, उसका हाथ पैर कोई हिस्सा या अंग नहीं है जिसको लगा करके हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कार्य कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, अपंगता, ये भी इसका हिस्सा है जो हम लोग देख रहे हैं, सॉरी अक्षमता। यहाँ पर देखिए आप लोग अक्षमता, पर्याप्त शक्ति क्षमता या शारीरिक मानसिक क्षमता की कमी है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वो दैनिक कार्यों को नहीं कर पाएगा, घरेलू जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएगा। और ऐसी स्थिति जो है क्या कहलाती है, उसकी पूर्ति हम क्या नहीं कर सकते, डबल। अब ये पैर तो है, एक हिस्सा तो अलग नहीं हुआ है ना, पैर है, अगर इसमें और थोड़ी पैर लगा देंगे, संभव नहीं है। या फिर हम पैर को अलग करके फिर से कृत्रिम पैर नहीं लगा सकते। तो यही कहा जा रहा है कि जो हिस्सा होता है क्षति और अक्षमता में अंतर, कि हम लोग इसको क्या मान सकते हैं, एक ऐसा प्रकार जो वो किसी भी प्रकार के अपने विशेष रूप से दैनिक कार्यों में जो सामान्य लोग करते हैं वो काम नहीं कर सकता है। सभी सलामत है फिर भी वो क्या है, किसी भी काम को करने में क्या है, अक्षम है ना। ये देखिए अपंगता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी। शब्द आ गए तीनों। पहला हो गया क्या बोला गया था, इम्पेयरमेंट। दूसरा क्या कहा गया था, हैंडीकैप। तीसरा हो गया डिसेबल। तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और आप लोगों को लगता होगा एक ही चीज है, दिव्यांगता विकलांगता। सभी में अंतर पाए जाते हैं, इस कारण से ये भी हमको ध्यान रखना होगा। निर्योग्यता या डिसेबिलिटी एक व्यापक शब्द है जो किसी भी व्यक्ति के, जो शारीरिक रूप से भी हो सकता है डिसेबल, या मानसिक रूप से भी हो सकता है, कोई केंद्रिक रूप से, या बौद्धिक विकास के रूप में ये हो सकता है। 9 बजे इसके लिए अशक्तता भी बोला जाता है या निशक्तता भी बोला जाता है। निशक्तता जो लॉ की भाषा है ना, इसमें विधि लिखा गया है। अपंगता दिव्यांगता है या किसकी भाषा हो गई, हिंदी भाषा जो हम अधिकतर उपयोग करते हैं। कितने प्रकार की दिव्यांगता या कितने प्रकार के डिसेबिलिटीज को हम लोग शामिल किए हैं, 21 प्रकार से शामिल किए हैं। राज्य सरकार द्वारा इस पर समावेशन हेतु नौकरी में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है, 7%। अभी देखें, और केंद्र सरकार ने 4%। सेंट्रल की नौकरी में 4% हैंडीकैप रिजर्वेशन, और स्टेट गवर्नमेंट में 7% रिजर्वेशन दिया जाता है। शिक्षक क्या करे फिर, ये तो पहचान आ रहा है कि नहीं, देख लेंगे आप लोग, तो पुस्तक का पेज का डाला हूं इसमें, पढ़ पाएंगे क्या। इसमें कहा गया है टीचर की रोल क्या है। टीचर ये सबसे पहले शिक्षक को ये पहचानना होगा कि कौन से बच्चे क्या हैं, अक्षम है, उसको कौन सी समस्या है, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, और उसको लेकर के शिक्षक क्या कर सकता है। मतलब कई बार कुछ बच्चे हैं जो किसी काम, अच्छा हाथ पैर सभी सलामत दिख रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पाता है, शुरू से मुख बधिर होकर आया है, बचपन से ही होगा, क्लास में बैठा है, कुछ पूछ रहे बोल नहीं पा रहा है, कुछ पूछ रहे बोल नहीं पा रहा है। तो शिक्षक परेशान होकर के क्या कर सकता है, उसको प्रताड़ित कर सकता है ना, मार सकता है, ये भी हो सकता है, डरा सकता है। तो हमको पता रहे कि क्या है उसकी वास्तविक स्थिति, उसके हिसाब से हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, व्यवहार
करते हैं। अगर बच्चे की पहचान हो गई तो पहचान होने के बाद शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि सभी के लिए क्या हो, सुविधाजनक शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाई जानी चाहिए। सहायक सामग्री की जरूरत है, उपलब्ध है तो सहायक सामग्री, और नहीं है तो आप अपने हिसाब से जो सुविधा उनको हो सके देने का प्रयास करना चाहिए। ये है जो आया हुआ था, शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा विशेष रूप से सुसज्जित करनी चाहिए। एक इसका मतलब क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाली भाषा किस मामले में, अगर वो सुन नहीं सकता है तो उसके लिए अलग भाषा उपयोग हमको करनी चाहिए, बोल नहीं पाता है तो उसके लिए हम अलग भाषा। तो सभी एक कहना चाहिए जो जो व्याधि है, जो जो उनके समस्याएं हैं, उनके हिसाब से उनके कठिनाई को दूर करके एडजस्ट करके उन पर शिक्षण कार्य करना बहुत जरूरी है। ये हो गया कंप्लीट। अभी इसको देख लेंगे जल्दी जल्दी। ये आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी या सीईटी की तैयारी से बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब बचपन से नहीं बोल सकते, जब से आप लोगों ने पढ़ाई शुरू किया है वो आपका बचपन है। अधिगम विकार जिसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर। अधिगम का मतलब होता है पहली बात सीखना, लर्निंग। जब सीखने के दौरान हम बच्चों को सिखा रहे हैं और जैसे जैसे चीजें हम उम्र के हिसाब से हम उनको सिखाना चाहते हैं, उस एज के हिसाब से वो स्किल और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसको कठिनाई महसूस हो रही है, वो धीरे धीरे अन्य बच्चों के पिछड़ता हुआ चला जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में उसका सीखने का प्रोसेस क्या होगा, पीछे हो जाएगा और वो सामान्य बच्चे की तुलना में पीछे रह जाएगा। इस प्रकार से उसमें धीरे से क्या आ जाएगा, डिसऑर्डर आ जाएगा। और ऐसे डिसऑर्डर को हमको क्या करना पड़ेगा, पहचान करके तुरंत समाधान करना पड़ेगा। अब क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं आप लोगों को बचपन से पता है, वही बोल रहा हूं, बचपन से पता है का मतलब ये अगर आप एग्जाम में गलत करके आए तो बहुत ज्यादा आप लोगों को नुकसान हो सकता है। अभी देखा गया है कि जो कुछ व्याधियां हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उस डिसऑर्डर के अंदर के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस को देखेंगे आप, प्रश्न पत्र तो देखते नहीं हैं आप लोग, कौन सा एग्जाम कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जितने भी डिसऑर्डर हैं ये पहला लाइन होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी मतलब बहुत सारी जानकारियां हैं। उसके जो व्याधि या डिसऑर्डर है उसके निराकरण के उपाय दिए गए हैं। तो आपको हमेशा समस्या ना पूछ करके निराकरण के उपाय भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। डिसलेक्सिया, डिस का मतलब हो गया डिसऑर्डर, है ना, और जो जो व्याधियां होंगी उस पर देखिए। डिसलेक्सिया क्या कहलाएगा, पढ़ने संबंधी विकार। इसमें क्या होगा, कोई भी बच्चे को शब्द जो है ना, समझ पे नहीं आने वाले हैं। अब जैसे कि शब्द समझ नहीं आने वाले हैं का मतलब है उनको पूरा दिखाया गया, का खा गा घा ए बी सी डी लिखाया गया, ए बी सी डी लिखाया गया, है ना, सब लिखा दिया गया। उसके बाद पूछा गया ये क्या है, तो जोर से बोलता है डी। क्या बोला है, डी। तो कौन सा विकार होगा, पढ़ने से उनको क्या हो रही है, असुविधा हो रही है। चीजें उनके मस्तिष्क में जो छप रही हैं वो किस रूप में छप रही हैं, उल्टा पुल्टा जा रहा है। शब्द संरचना बनाने में मस्तिष्क में परेशानी, बोलने में बताने में परेशानी, चीजों को एक्सप्लेन करने में परेशानी। तो सीधी सीधी बात है, पढ़ने को जैसा ही लिखने बोला जाता है तो वो क्या कर लेगा, लिख लेगा, लेकिन जैसे ही पढ़ने बोला जाता है शब्द उसके अंदर दिमाग में सही नहीं बैठ रहे हैं। जो हमने समझा स्कीमा का मतलब होता था कि हमने बी पहले समझा, दिमाग में सेट किया, जब भी हम लोग बी देखते हैं इस पर ओवरलैप करते हैं और बता देते थे, मस्तिष्क बता देता था कि क्या है, बी है, बी है। लेकिन जब ये डिस्लेक्सिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ये मस्तिष्क में जो बी बना है और जो आप ले जाते हो नया, तो बी की जगह डी, डी की जगह ए सेट नहीं हो पाता है। तो ये जो स्थिति है क्या कहलाएगा, डिसलेक्सिया कहलाएगा। डिसग्राफिया मतलब होगा लेखन संबंधी विकार।
आप लोगों को पहले इससे पहले ये जाना होगा, जो भाषा विकास जो होता है, सीखने का जो विकास होता है, वो सबसे पहले क्या होता है, इसके माध्यम से होता है। ये भी सुने ना, सबसे पहले आप किससे सीखते हो? सुनकर, फिर बोलकर, फिर पढ़कर, फिर लिखकर। तो आप अच्छे से सुनोगे तो अच्छे से बोलोगे, अच्छे से बोलोगे तो अच्छे से पढ़ोगे, और अच्छे से पढ़ लिए तो अच्छे से लिखोगे। ये क्रम क्रम है ये। तो कोई व्यक्ति को अगर सीधा लिखना आ गया है और वो पढ़ नहीं पाता, तो सीधा बात है खुद से चीजों से सफर कर रहा है, वो डिसलेक्सिया से। अगर उनको सुनना भी आता है, उसको बोलना भी आता है, पढ़ना भी आता है, लेकिन वो लिख नहीं सकता। लिखने जैसे ही बोला जाए, वो फिर ये इसको देखता भी है, इसको ये बी लिखा हुआ है, फिर भी वो क्या बनाता है? डी। अगर वो पी लिखा हुआ है, उसको लिखना होगा तो क्या बना देता है? क्यों? आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है बचपन में जो बच्चे लिखना सीख रहे हैं, जो गलती करते हैं, इसका मतलब वो व्याधि है नहीं है। ऐसा तो आप लोग भी किए हो, लिखने के समय, सीखने के समय किए हो। लेकिन क्या बच्चा वो सभी चीजों में वही करता है? उम्र के साथ साथ उनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ या कोई सुधार नहीं हुआ, वो लगातार 4 साल 5 साल के बाद भी वो नहीं पढ़ पाता, या वो जूझ रहा हो या डरता हो उसके लिए, तो उसके अंदर डिसऑर्डर आएगा, है ना। अब जो आप लोग किए हो, वो लिखने के समय गलती है, और गलती से आप क्या करते हो? सीखते हो, है ना। आपके अंदर डिसऑर्डर नहीं था, रहा भी होगा तो ठीक हो गए होंगे भी, है ना। अभी तो नहीं होगा कोई डिसऑर्डर ना। डिस्फेसिया, डिस्फेसिया किसको बताता है? कि हम वाक क्षमता संबंधित बातचीत के लिए क्या करते हैं? असहज महसूस करते हैं, नहीं बता पाते हैं। डिस्प्रैक्सिया, जो इमेज बनाना हो, पिक्चर बनाना हो, चित्रांकन करना हो, उससे संबंधित विकार है। कितना भी अच्छा उनको सिखा दिया जाए, वो उससे जूझ रहा होता है और नहीं बना पाता, है ना। तो ये जो विकार है क्या कहलाएगा? वाक मतलब होता है बोलने की क्षमता। वो बोलने से क्या करता है? घबराता है, या बोल नहीं पाता है, वो क्या कहलाएगा? डिस्फेसिया। और है क्या? चलिए इसको देखिए। डिसकैलकुलिया, गणितीय जो चीजें हैं उसको करने में वो क्या है? सक्षम नहीं होता, वो डिसऑर्डर से जूझता है। और ऐसा नहीं है, लगातार वो चीजों से जूझ रहा होता है, तभी वो डिसऑर्डर में कहलाएगा। आप लोगों को गणित बनाने नहीं आता है, तो आप लोगों को ऐसे डिसकैलकुलिया से शिकार नहीं हो, उनको इसके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं होगा, सभी चीजें खत्म इनके लिए। डिसआर्थोग्राफिक्स, ये सुने होंगे। डिसआर्थो, वर्तनी संबंधी विकार। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बोलने के क्रम में या फिर लिखने के क्रम में मात्राओं में क्या करते हैं? गलती करते हैं, और वो गलती लगातार होती रहती है, सुधार नहीं आता। वर्तनी संबंधी सुधार बिल्कुल नहीं हो पाता। शब्दों को जो चीज बोलना है वो उनके मुंह से नहीं निकल पाता है ना। तो डिसऑर्डर क्या है? वर्तनी में, जैसे तोतले जो लोग होते हैं, वो कितना भी उनको स्पष्ट बोलने कहा जाए, वो नहीं बोल पाएगा। तो उनकी वर्तनी हमेशा वही जो उच्चारित होगी, जो उसके अंदर आ गई है। ये हो गया। इसको लिख लेंगे फिर। सुनने से संबंधित जो डिसऑर्डर है, वो कहलाएगा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है सुनने से संबंधित। दोनों को हम लोग ध्यान दीजिए, इसका संबंध होता है मौखिक। दोनों में अंतर है, ओरल और ओरल। ये सुनने से रिलेटेड होता है ना। इसी से बना है ऑडिटरी, और इसी से बना हुआ है सुनना। और ओरल से होता है मौखिक। ओरल टेस्ट सुने हैं ना, कभी कभी प्रैक्टिकल होता था तो मौखिक परीक्षा या ओरल टेस्ट। तो ओरल का मतलब बोलने से है, ओरल का मतलब सुनने से है। उसके बाद देखें,
देखने में परेशानी होगी तो विजुअल परफेक्शन या सॉरी विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बोलेंगे दृश्य प्रत्यक्षण संबंध में डिसऑर्डर है। सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये सभी चीजें आप लोगों को शॉर्टकट में भी पूछा जा सकता है। इसका ये मतलब होता है कि जितने भी आपके अंदर इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, तो सभी इंद्रियों का समायोजन करने में, उन पर समन्वय स्थापित करने में कठिनाई होती है। इसके लिए जो अधिकतर इंद्रिय संयोजन के लिए बच्चों को कुछ प्रैक्टिस कराया जाता है, जैसे एक हाथ को इधर घुमाना है, एक हाथ को उल्टा घुमाना है, सुने होंगे, देखे भी होंगे। इससे क्या होगा, दो चीजें होती है, एक तो मूवमेंट भी होगा और आपका माइंड भी आप अच्छे से काम करेगा। इसी को कहा जाता है इंद्रियों में समन्वय। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। बड़े शब्दों को, लंबे शब्दों को पढ़ने में, पूरे सेंटेंस को पढ़ने समझने में कठिनाई आपको होती है। पहली बार इसको लिख रहे होंगे तो बहुत सारे व्याधि हैं, बिल्कुल मैं सभी व्याधियों को रखने का प्रयास किया हूं। और कुछ व्याधियां जो होंगे हिंदी में आएंगे, भाषा के संबंध में इंग्लिश में बहुत सारी व्याधियां आती है, क्योंकि विषय के हिसाब से इंग्लिश में जो व्याधि है वो सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ व्याधियां आएंगी, उच्चारण के संबंधित आएंगी, उसके बाद हाव भाव वाले जो आते हैं उस पर आएगा। ये भी आपके लिए टॉपिक है, और ये सरल मुद्दा पे बात किया गया है कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं। हमको ये पता है कि हर बच्चा क्या होता है, हर बच्चा वैज्ञानिक होता है ना। बच्चे अपने से बहुत सारे चीजों को, नहीं 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 हो रही है, वो गाड़ी है, गाड़ी थोड़ा देर बाद हो जाएगी, ठीक है। जरूरी है कि नहीं है, फिर घर पहुंचने के बाद चलिए, नहीं हो रही है, अभी धूप है। बच्चा किस रूप में हम लोग, आपको ध्यान देना है। छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा, वो हम लोग बहुत सारी चीज जानते हैं लेकिन बच्चा जानता नहीं है, फिर भी ऐसे प्रश्न पूछता है जो उनके लिए नया हो, और हमको लगता है कि इसको तो कुछ बताया नहीं थे हम लोग, ये कैसे इस चीज को जान गया है। तो ये माना जाता है कि कोई भी बच्चा अपने में स्वयं से क्या होता है, वैज्ञानिक होता है, बहुत सारी चीजों को खुद से सॉल्व करता है। और इसी कारण से एक टॉपिक है कि एक जो भी होता है बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, कई प्रॉब्लम वो खुद से भी सॉल्व कर लेता है, या फिर ऐसे समस्या समाधान की खुद भी एक ऐसी विधि सोचता है जो साइंटिफिक होते हैं, उनके द्वारा ही अपनाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्र में देखें इसको, साधारण शब्दों में कहें तो किसी भी समस्या का समाधान, चाहे समस्या क्या हो, छोटी हो या बड़ी हो, जब भी सामने आती है उसका समाधान के लिए क्या होते हैं, निश्चित सोपान या कदम। सोपान का मतलब आप बताओगे, सोपान माध्यम के हिसाब से मैं पूछता हूँ एक एक करके, ताकि आप जो टर्म्स है उसको समझ सको। अब पूछते भी नहीं है आप लोग, तो हिंदी में कुछ लिखा है समझ नहीं आ रहा है तो पूछ देंगे, तो फिर बाकी लोगों को पता होगा, मुझे नहीं पता होगा तो हंसेंगे, ऐसा नहीं। सोपान का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी से। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी होता है सोपान का मतलब है। नो, क्रम को हम लोग सीरीज बोलते हैं, है ना। सीरीज फिर वो होता है, सीक्वेंस अलग कॉन्सेप्ट है, सीरीज अलग है। समय के साथ साथ सबका उपयोग होता है, ये होता है स्टेप, ठीक है। स्टेप का मतलब या सोपान का डेफिनेशन समझे तो हम सोपानों को तभी सोपान बोलते हैं जब कोई क्रिया हम कर रहे हैं वो पूर्ण हो, फिर दूसरे पर जाएं, तब वो स्टेप कहलाता है। जैसे गणित बनाते हैं ना, तो वो कंप्लीट करने के बाद दूसरे स्टेप पे जाते हैं, वही तो बोला जाता है ना। और क्रम हो सकता है आप पहले के बाद चौथे में चल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी समस्या आप का समाधान करते हो तो वो बिना किसी स्टेप बाय स्टेप किए बिना नहीं जा सकते हो। तो बच्चे के परिप्रेक्ष्य में भी देखें कि बालक जब एक बार किसी समस्या का समाधान कर लेता है तो वो भविष्य में उसी स्टेप को क्या करता है, फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे उससे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो निकालते जाता है। तो समस्या समाधान के लिए क्या जरूरी है, पहली बात तो
चिंतन जरूरी होता है, बिना किसी चिंतन के समस्या समाधान नहीं होता। कहने का मतलब है कि आप किसी समस्या को सुलझाते हो तो सबसे पहले आप उसको मस्तिष्क में सुलझा लिए होते हो, उसके बाद उसको क्रियान्वित करते हो, है ना। इसलिए कहते हैं कि जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो बच्चे की स्थिति में देखिए, मानसिक विकास को पढ़ ही लिए थे हम लोग। मानसिक विकास क्या मतलब होता है कि किसी भी बच्चे के अंदर मेंटल प्रोसेस एक पढ़े थे, संज्ञानात्मक या संज्ञान क्या है उसमें, वही बात है कि हर बच्चे के अंदर क्या होता है, चिंतन करने की क्षमता होगी, तर्क करने की क्षमता होगी, याद करने की क्षमता होगी, सही अर्थ देने की क्षमता होगी। ये सभी अगर है तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे का क्या हो रहा है, मानसिक विकास सही हो रहा है। और जब मानसिक विकास सही हो रहा है तो उसी मानसिक विकास का वो यूज करके क्या करेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, समस्या का समाधान करेगा। तो ये भी है, मानसिक विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्ण परिपक्वता आने तक चलती रहती है। पूर्ण परिपक्वता मतलब होगा आपका आधा उम्र मान के चलो। मेंटल प्रोसेस वैसे तो जीवन पर्यंत चलेगा मानसिक विकास। बच्चे के लिए समस्या समाधान के लिए क्या होता है, देखिए बालक एक समस्या समाधान के रूप में, आप लोग बचपन से लेकर आज तक कितने सारे समस्याओं को खुद ही फेस किए हो और घर में बिना बताए सॉल्व कर लिए हो। ऐसे होंगे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स, है ना, खुद में, मतलब बिना किसी मदद के, या मदद भी लेते हो तो आपके अंदर किसी भी समस्या को हल करने का क्या मिल गया है, हल करने का आपके अंदर मानसिक रूप से उस पर विकास, जो बोल सकते हैं मानसिक रूप से आप उसके लिए रेडी हो चुके हो, स्टेप मिल गया है, सोपान मिल गया है। स्टेप या सोपान को लेकर के देखें, जब भी किसी समस्या को हमको समाधान करना होता है, आपके पास जितने समस्याएं होती हैं, सबसे पहले ये सभी समस्याओं को क्या किया जाता है, देखा जाता है कि आपके पास क्या क्या समस्या, आप व्यक्तिगत देखिए आपके जीवन में अभी क्या क्या समस्याएं हैं, सोचिए जो जो समस्याएं होंगी उसमें सबसे पहले फिर ये देखा जाता है कि उसमें गंभीर समस्या क्या है? मोबाइल आपके लिए बड़ी समस्या है, कुछ लोगों के लिए बेरोजगारी समस्या हो सकती है सबसे बड़ी। हाँ। तो जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, समस्याओं को रखते हैं, अभी आएगा ना वैज्ञानिक विधि क्या होती है, किसी भी समस्या समाधान के लिए समस्या को रखा जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है आपके जीवन में, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि प्रॉब्लम को सुलझाओ, तो सबसे ज्यादा जो गंभीर समस्या होगी उसी को आप चयन करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस या मेथड यही है कि पूरे समस्याओं में एक बड़े समस्या का चयन, उसके बाद जो समस्या आपने चयनित किया है उस पर क्या करना, स्वयं समाधान ढूंढना। और इसके लिए आप कई भी आयाम कुछ भी आप कार्य कर सकते हो, समाधान जैसे ढूंढने का प्रयास करोगे तो उस पर कई ऐसे आपको समाधान मिलेंगे, 5 6 7 8 समाधान मिलेगा। उसके बाद जो आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है, उस समाधान को आप क्या करते हो, करने का प्रयास करते हो। जैसे ही उसको हम लोगों ने करने का प्रयास किया और वो समस्या सुलझ गई। अब समस्या सुलझ जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने जीवन में, है ना। साइंटिफिक मेथड वही है कि आप क्या करें, स्टेप बाय स्टेप उसको लागू करने का प्रयास करें। वही बात है, आप जितना आपका व्यक्तिगत विकास हुआ होगा उतना ही ज्यादा आप परिस्थितियों से जूझे होंगे और उसके हिसाब से ही आप अपने जीवन में समस्या का समाधान करते जाओगे। छोटे बच्चों को अगर बाहर, अगर वातावरण में खेलने नहीं दिया जाएगा, बाहर छोड़ने नहीं दिया जाएगा, तो वो चीजों को देखेगा ही कैसे, समझेगा कैसे, तो उसके अंदर समस्या समाधान करने की कोई क्षमता नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे मोबाइल वगैरह में तो देखते भी, छोटे छोटे बच्चों को टास्क दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है कि वो कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो वो बिना बताए खुद से भी कई ऐसे विधियां भी ढूंढ लेता है जो आपने उनको नहीं बताया है। तो ये जो शब्द है, नहीं बताया गया है फिर भी वो कर लिया, तो वो क्या होगा, यही कहलाता है वैज्ञानिक विधि से सीखना। हम को अगर बच्चों को मेंटल प्रोसेस करना है, साइंटिफिक तरीके से सिखाना पढ़ाना है आगे, तो उनको क्या करना चाहिए,
बच्चे के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखनी चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। अब छोटी छोटी समस्या का मतलब है कि कई लोग तो बच्चों को समस्या ही नहीं देते हैं, है ना, उनको टास्क ही नहीं देते हैं, जिससे वो जोखिम लेता ही नहीं है। और जोखिम नहीं लेता है मतलब सीखेगा कैसे? तो जब हम अब खुद की निगरानी में क्या करें, बच्चों को क्या करेंगे, छोटी छोटी समस्याओं को रखेंगे और आप क्या करते रहें, ऑब्जर्व करते रहें। जब वो समस्या हल कर लेता है तो उन पर क्या होना चाहिए, पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब दो तरीके से होता है, दंड और पुरस्कार। तो क्या करना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चों में चिंतन और तर्क का विकास केवल वो पुस्तक पढ़ा करके ज्ञान देना ही आवश्यक नहीं है, क्या होना चाहिए, प्रायोगिक रूप से भी उनके अंदर विकास करना चाहिए। भाषा कौशल विकास किया जाना है। जो जो चीजें सकारात्मक बातें हैं हमको एक बच्चे के मेंटल प्रोसेस के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए लागू करना चाहिए। बार बार अभ्यास करा करके, कोई नया चीज नहीं है, जो बच्चों पर क्या हम लोग ऐसी चीजें ला सकते हैं जिससे वो अपने जीवन में समस्या को हल करना सीखे, ये इसका भाव है। बच्चों को तैयार कैसे करें, अच्छे व्यक्तित्व के लिए बच्चों को तैयार कैसे करें, कोई भी जोखिम आता है तो उसको तैयार कैसे करें। बाहर बारिश हो रही है, बच्चा बाहर निकल गया है तो भीग रहा है, अब उसको पता नहीं कि अंदर भी आना होता है, तब कैसे करें? या फिर किसी छांव में जाकर सिर को ढकना है तो टास्क नहीं देंगे उनको, जोखिम नहीं देंगे। जोखिम भी अवलोकन के साथ है ना, कि छोड़ दिए जाओ तो सड़क में दौड़ के आओ और बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं तो वो निगरानी में करने। इतना ज्यादा भी हम उनको टास्क ना दे दें कि वो क्या हो जाए, आत्मविश्वास खत्म हो जाए। इसीलिए कहा गया है, इसका मतलब समझते हैं। मैं फिर से पूछूंगा, किसको बताओ, नहीं हर बार नहीं, स्वावलंबी, खुद से लंबा होना। हम्म स्वावलंबी का दूसरा अर्थ हो सकता है आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर होना। जो व्यक्ति को टास्क दिया जाता है, जैसे आप लोगों के टीचर ने आपको होमवर्क दिया है ना, याद करने कहा गया, आप घर में गए और दूसरे बच्चों को लिखवा करके जमा कर दिए, है ना, तो ये क्या हो गया, आपको जो कार्य दिया गया था वो आपको बिना बोले क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ये भी चीज है, बच्चों में आत्म पहचान का गुण विकसित करके बच्चों में खुद से आप कौन हो उसको बताने का प्रयास शुरू से करना चाहिए। और उसके लिए क्या है, फिर बच्चे के अंदर जो भी कमी मिलती है उसको स्वीकार करना और दूर करने सिखाना चाहिए, ना कि उस पर दंड दे करके। बहुत सारी कमियां लोगों के अंदर होती हैं, फिर रिपीट हो गया है ना, बार बार प्रयोग और भाषा विकास। तो जितने भी उनके अंदर कमी होती है उन पर बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए होता है। अब इसको आप पढ़ें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक बच्चे को अगर क्या होता है, कोई समस्या आती है तो वो साइंटिफिक तरीके से क्या प्रयास करता है। जल्दी से पढ़ेंगे, एक दूसरा टॉपिक जल्दी से बताने वाला हूँ। जो मैंने अभी बताया हूँ, चर्चा किया है, वही बात है, साइंटिफिक मेथड यही है। जब भी कोई समस्या सामने आती है तो उस वक्त सिर्फ वही एक समस्या आपके पास नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों को मैं बोला समस्या ढूंढे थे, आप लोग बहुत सारी समस्याएं ढूंढ लिए थे अपने लिए, है ना, बल्कि कई और समस्याएं भी होती हैं। लेकिन आवश्यकता के अनुरूप आपको क्या तय करना पड़ता है, प्राथमिकता तय करना पड़ता है कि किसका समाधान हम सबसे पहले करें, है ना। आपको भूख लग रही है ना, अब भूख लग रही तो घर में बैठे हैं, और घर में बैठे हैं तो घर में सांप आ गया। एक समस्या थी भूख लगना, खाना नहीं था घर में। दूसरी समस्या पहुंच गया क्या, तो दूसरी समस्या, प्राथमिकता किसको देंगे, खाना बनाते रहेंगे। हाँ,
पहला प्रयास क्या रहेगा, जो आप प्राथमिकता तय करेंगे जिससे आपको ज्यादा क्या हो सकता है, समस्या बढ़ सकती है, तो सांप को क्या करेंगे आप, भगाएंगे। उसके बाद दूसरी समस्या है, तो प्राथमिकता जरूरी है तय करना कि आपकी ये एक जीवन कौशल का हिस्सा है, कहना चाहिए आपको प्राथमिकता तय करना चाहिए। क्या है? उसके बाद प्राथमिकता के अनुसार समस्या का, हाँ 7:30 बजे, उस समस्या से संबंधित जानकारी की आखिर समस्या कैसे हुई, कहाँ से ये समस्या आई, क्या हुआ, समस्या के बाद संभावित, अब इसके समाधान, जैसे दो समस्याएं थी, आपको भूख लग रहा था और खाना बनाने के लिए आप उठ ही रहे थे कि क्या आ गया है आपके घर में, तो उस पर विचार करिए, संभावित समाधान ढूंढिए। अब प्राथमिकता तय हो चुकी है, अब उसका समाधान क्या करेंगे, उसको भगाने के लिए समाधान ढूंढेंगे। पहला तो फोन करेंगे सांप पकड़ने वाले को, ये हो सकता है समाधान, मतलब एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि फोन करने की जगह पे ही वही चला गया है, मोबाइल के पास ही बैठा है। हो सकता है फिर आप पड़ोसी को बुलाने जाएं, तब तक सांप कहीं और चला जाए, तो ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, या फिर डंडा दिख रहा है, ये करेंगे। तो समाधान के कई क्या हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, उसमें से जो बेस्ट होगा उसका आप क्या करेंगे, फिर चयन करेंगे। पहले चीज तो संभावित समाधान पर क्या किया जाएगा, यही तो स्टेप है, यही सोपान है। उसके बाद चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और जो समाधान सामने आता है उसका मूल्यांकन और परीक्षण करेंगे कि अगर मैं इस समाधान को, इस उपाय को अपनाता हूं तो कितना हम समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर जो निष्कर्ष आता है उस पर निर्णय लिया जाएगा। दिमाग अब वो एक ही काम करेगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो क्या करेंगे, जो सही रहेगा, जो सार्थक रहेगा वो कदम आप उठाते हैं। एक जैसी समस्या के समाधान के लिए अक्सर पहले मिलते जुलते समाधान का प्रयोग किया जाता है। ये साइंटिफिक होता है कि हमने कभी सांप को भगाने के लिए डंडे का उपयोग करते देखा होगा, तो वैसे ही हमने क्या किया है, उसी समाधान को पहले करने का लोग प्रयास करते हैं। ये वैज्ञानिक विधि है और लोगों के अंदर आ ही गई है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक प्रयास करेंगे ना, डंडे का ही सहारा लेंगे या भगाने का प्रयास करें। ताली बजाने से नहीं भगता है ना, क्योंकि सांप के कान होते हैं क्या, सांप के कान नहीं होते हैं, नहीं। तो बीन बजाने से क्या मतलब, अब बोलोगे सांप के तो कान ही नहीं होते, तो सुन के नाचता है बोलोगे, फिर वो नाचता नहीं, बीन के जो हिलने डुलने के हिसाब से वो उसको देखता है बस ऐसे, तो आपको लगता है कि क्या कर रहा है, सुन करके संगीत में गाना सुन करके डांस कर रहा है। तो बात वही है, अगर आपके पास पहले कोई, एक जैसी समस्या के समाधान में अक्सर पहले मिलते जुलते समाधान का प्रयोग किया गया। ठीक है, बात वही है। समस्या समाधान की क्षमता बालक के तार्किक योग्यता पर भी निर्भर करती है, वो कितना समाधान करता है। धीरे धीरे वो क्या करता है, समाधान को, समस्या आने पर उसके समाधान के लिए वो, जितने समस्या है उनके समाधान के लिए वो तरीके ढूंढ लिया है। मतलब सांप आएगा तो उसको ऐसे भगाना है, अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, उसको एक क्रमबद्ध ढंग से वो सेट करता हुआ चलता जाता है। यहाँ पे आ गया। वहीं समस्या आने पर कई बालक समाधान का प्रयास ना करके चिंता में बेवजह डूब जाते हैं, परेशान होते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। मतलब सबसे कुछ ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम को फेस करने जानते ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो स्तब्ध रह जाते हैं और समस्या समाधान नहीं कर पाते, तो परेशानी में आ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों को मानसिक रूप से क्या किया जाए, पहले तो मजबूत किया जाए। और उसके लिए कौन उत्तरदायी है, फिर दो उत्तरदायी हमेशा माने जाते हैं, माता पिता और शिक्षक। सरकार कुछ नहीं कर सकती इस पर, है ना, ताकि उस पर तार्किक क्षमता का भी विकास हो सके और हर समस्या का वो समाधान कर सके। इस पर जो प्रश्न आया हुआ है, इसके सोपानों को पूछा जाता है कि कैसे कैसे हम समस्या का समाधान करते हैं। ये रिसर्च का एक टॉपिक भी है जो आप लोगों का अनुसंधान करके एक टॉपिक होता है, जो
नेट सेट एग्जाम जो देते हैं उन लोगों के लिए अनुसंधान का एक विषय होता है कि हम रिसर्च जो करते हैं, रिसर्च का जो स्टेप बाय स्टेप क्या चरण होता है, उस चरण को देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार एक देखते जाइए, प्रॉब्लम्स का हम लोग चयन करेंगे, उसके बाद जो समस्या है उस पर जानकारी लेंगे कि आखिर समस्या क्या है, संभावित समाधान ढूंढेंगे, समाधानों का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। बिल्कुल लाइन टू लाइन प्रश्न आता है आपको ना, जेके एलएम में ऐसे सेट करना होगा, फिर कैसे करोगे देख लीजिए। फिर समाधानों का निरीक्षण परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद उस पर निष्कर्ष निकालेंगे, फिर समाधान, और एक आता है लास्ट में फीडबैक भी आना शुरू हो गया है कि अब हमने उसका उपयोग किया तो क्या परिणाम हुआ, उसका फीडबैक आता है अब। ठीक, तो ये भी आप लोग जोड़ लीजिए। 8वां फीडबैक को कहा जाता है, बहुत भारी भारी शब्द आता है भाई, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक होता है। ठीक, लिख देता हूं, अब लिखने से क्या है, ये तो हट जाएगा। फीडबैक का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीजों के बारे में जानने समझने के बाद अपना क्या देते हो, व्यू देते हो, विचार देते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिपुष्टि। ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, कैसे एक साइंटिफिक रूप से बच्चे उसका काम करते हैं। पहले क्या करता है, सबसे पहले निरीक्षण होता है, फिर निरीक्षण करने के बाद परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग चीजों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, उसका प्रयोग करके देखा जाता है, फिर परफॉर्मेंस होता है, फिर उसके बाद अपने जीवन में वो क्या करता है, समान रूप से लागू कर लेता है, सैद्धांतिक रूप से सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करता है, फिर उसका लास्ट में प्रमाणीकरण करता है कि ये इसको हम डबल करने के लायक हैं या नहीं है। ये भी स्टेप आपको ध्यान में रखना है, एक साइंटिफिक रूप से बालक के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। क्या ये वाला ऊपर, अभी आने वाले कुछ दिनों में बाल विकास के या सीडीपी के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स बचे हुए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास कंटिन्यू आप जुड़े रहेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे अब इसके बाद मूल्यांकनों के बारे में, है ना, मूल्यांकन कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 और 2023। उसके बाद एनएपी पढ़ेंगे, शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे जो लगातार पूछा जाता है। उसके बाद जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नए टॉपिक्स होते हैं, उसका कुछ कुछ सार जो है 4-5 सालों का व्यापम का हो या सीटेट का हो, जो आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन बहुत क्या है सब। हाँ, ये हो गया। समावेशी शिक्षा के लिए एक और टॉपिक था, उसको आप थोड़ा सा फास्ट मोड में देखेंगे, जो पीपीटी आप लोगों को बना के दिया गया था, फास्ट देखेंगे जल्दी 10 मिनट में। एनसीएफ के बारे में बताया गया है और नई शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा को किस रूप में उन्होंने देखा है। आप तो समावेशी शिक्षा समझ गए हैं कि जितने भी वर्ग के लोग हैं सबको एक जगह पर रख करके हमको क्या देना है, शिक्षा प्रदान करना है। तो ये अर्थ समझ गए थे आप लोग, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें सभी बच्चे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, सामाजिक आर्थिक स्थिति के रूप में हो, या महिला पुरुष के हिसाब से हो, या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सबको एक कक्षा में एक साथ हमको शिक्षा देना। मतलब कोई भी ये नहीं बोल सकता कि आप ऐसे हो तो हम आपको बैठाकर नहीं पढ़ाएंगे, ये समावेशी शिक्षा है। अगर कोई बैठा हुआ है, उसको लगता है उसके बाद कि हमको और उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ दी जानी चाहिए व्यवस्था, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो विशेष शिक्षा है। तो नई शिक्षा नीति और
आप लोगों ने ये पढ़ा है कि नहीं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023 पढ़े हैं? एक बार पढ़ चुके हम लोग, जो अभी जारी लेटेस्ट हुआ था उसके हिसाब से हमने पढ़ा है। लेकिन समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में ये क्या कहते हैं, इसको आप लोग देखेंगे। पहला बात, एनईपी क्या कहता है? एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज का निर्माण करना, ये इसका टैगलाइन है। एनईपी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा के लिए इन्होंने क्या कहा है? एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज का निर्माण करना। इमेज कई बार नहीं आ पाया है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, ये लिख लिए हैं। न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज। इसका क्या मतलब होगा? न्याय संगत का मतलब होगा हम किसी भी व्यक्ति के साथ क्या ना करें, अन्याय ना करें। सभी को हम क्या करें, एक साथ उनको हम ऐसे समाज पे रखें जो ज्ञान के वो भागीदार हैं, जीवन समाज का हिस्सा हैं। और इसमें दो चीजें हैं, समानता की बात की गई है और समावेशन को ही इन्होंने मुख्य साथ माना है। बस देखते जाइए, जो जरूरी होगा उसको मैं बोलूंगा, लिखना है। नई शिक्षा नीति में एक कॉन्सेप्ट को लाया गया है समावेशी शिक्षा के रूप में, वो है SEDGS। नहीं पढ़े थे इसको भी? क्या पता समावेशी शिक्षा में ये पूछ दे। SED का मतलब होगा, जो हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, सामाजिक आर्थिक से और वंचित समूह। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जनजातियों में एक समूह होता है जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है ना, PVTG। वो क्या है? जो जनजाति तो है, उस आदिवासी जनजातियों में फिर और एक ग्रुप बना हुआ है, और वो छत्तीसगढ़ में 5 ही जनजातियां हैं जो केंद्र सरकार ने इस राज्य को दी है, घोषित किया है, और 2 जनजाति जो है वो राज्य सरकार ने किया है। वैसे ही पता है ना कौन कौन से? छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पिछड़ी जनजाति और 2 राज्य सरकार के द्वारा घोषित। यहाँ पर वंचित समूह की बात की जा रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति ये अलग कॉन्सेप्ट है ना। विशेष पिछड़ी का मतलब होगा, हमारे यहाँ जनजाति को तो रिजर्वेशन मिलता ही है ना, 32% रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन अगर उसमें विशेष पिछड़ी जनजाति है, अभी आप लोगों को पता होगा, अगर कोई ऐसा है जिसमें आता है कौन सा जनजाति, बैगा जनजाति, कमार, पहाड़ी कोरबा, अबू झमाड़िया, बिरहोर, ये 5 जनजाति जो हैं केंद्र सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले लोगों के बारे में कहा गया है। अब आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि इनको क्या सुविधा मिलती है। देखिए, आप लोगों, यहाँ भी बहुत सारे अनुसूचित जनजाति के लोग बैठे भी हुए हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन आप लोगों को टीचर बनना होगा तो क्या पास करना पड़ेगा? TET, DED होना, TET पास होना। लेकिन अगर आप इस समुदाय के हो तो आपको केवल 12वीं और स्नातक करना है, आपको नौकरी मिलेगी। TET और DED BED की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मिलती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, SEDG का मतलब ये होगा कि जो सोशली और इकोनॉमिकली क्या है, वंचित हैं, डिसवांटेज हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है जो हम लोगों ने देखा था। उनको लेकर के क्या किया गया है, विशेष जोर दिया गया है वंचित समूहों के लिए समावेशन का। किस पर बात की गई है? हमने पूरी बात कर ली है ऐसे इनको लेकर के। शब्दावली के लिए आप लोगों को ये मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ पर इसको भी देखेंगे। लैंगिक विभेद की बात जो की जा रही थी, लैंगिक विभेद में NEP 2020 कहता है जेंडर इंक्लूजन फंड। शब्दावली जो आएगी, अगर पूछा जाएगा जेंडर एक्लूजन या इंक्लूजन फंड क्या है, तो ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हम अगर वंचित समूह की बात करेंगे तो वंचित समूह में लड़कियां भी शामिल है और ऐसे बच्चे जो क्या हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो भी शामिल है। इस कारण से उनके लिए क्या लगाया गया है, फंड बनाया गया है
उस पर राशि जमा करके उनके विकास के लिए क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, एनईपी 2020 का विजन है ये। उसके बाद ये है दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है। दिव्यांग बच्चों के लिए हमने देखा है हर बच्चों को जो दिव्यांग है उसको क्या मानना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो उसके हिसाब से क्या है, विशेष आवश्यकता के अनुसार उनको एजुकेशन देना है। नई बात नहीं है कोई चीज ना। समान कक्षा में अन्य बच्चों के साथ उनको सीखने का सिखाने का अवसर देना है। अगर उनको लगता है कि उनकी विशिष्ट क्षमता और है तो उसका रेस्पेक्ट करते हुए उस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना है। ये फोटो सभी गायब हो गए हैं। उसके बाद है संसाधन और समाधान। समावेशी शिक्षा के लिए जितने भी स्कूल्स हैं या फिर संस्थान है उसको अच्छे से और मजबूत करने की बात की गई है। ये काम तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को ये निर्देश मिलेगा। ये चीज है। अगर हम बात करेंगे जितने सारे दिव्यांग हैं या मंद बुद्धि बालक हैं उनको सामान्य शिक्षक नहीं पढ़ा सकता, उनके लिए क्या किया जाएगा, समावेशी शिक्षा के लिए स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति और सामान्य शिक्षक की क्षमता निर्माण के लिए जोर दिया गया है। इसी कारण से एनईपी 2020 के लिए हर राज्य को नोटिस मिला था कि आपके स्कूलों में या राज्य में कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर विशेष शिक्षक हैं। तो आनंद फानंद में भी आप लोगों ने देखा होगा 100 पोस्ट की क्या की गई थी, भर्ती की गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो डिसऑर्डर वाले या फिर दिव्यांग वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाना है। ये मैडम है जो क्या किया जा रहा है इसके द्वारा, ये तो पढ़ने वाले भी बड़े लग रहे हैं। ये भी ध्यान रखेंगे टूल्स को लेकर हमने बात किया है कि कौन कौन से क्या किया जाएगा, सहायक तकनीकों का प्रयोग भी किया जाएगा। बस इसको देखते रहेंगे, लिखने का जो रहेगा आपको बताऊंगा। शिक्षण प्रोसेस में हम लोग अगर उनको टूल्स दें, उपकरण दें, तो क्या कर सकते हैं, अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। अधिकारों का संरक्षण। अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत हर स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा रैंप की व्यवस्था है, और उसके बाद हैंडीकैप्ड लोगों के लिए अलग से टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। स्कूल का हर कोना सब तक पहुंचे। बच्चा अगर रैंप समझते हैं ना, चढ़ने के लिए हर स्कूलों में अब उपलब्ध है। उसके बाद टॉयलेट की भी व्यवस्था, दिव्यांग शौचालय की व्यवस्था भी इस नीति के तहत किया जा रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। एनसीएफ भी कहता है, इसको देख लेंगे। एनसीएफ के बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2023 में नया आया हुआ है। अधिकतर एनसीएफ का एक ही उद्देश्य है कि हम बस्ता जो है, बस्ता विहीन शिक्षा की बात शुरू से वो करते आ रहा है। 2005 में भी उन्होंने कहा कि बस्ते का बोझ क्या किया जाए, कम किया जाए। 2005 में जो आया था प्रोफेसर यशपाल कमेटी के हिसाब से आया हुआ था। एनसीएफ 2023 भी वही बात करता है। समावेशन का मतलब होगा कि स्कूलों के केवल स्कूलों तक ही वो चीजों को शामिल नहीं करता है, बल्कि स्कूल के बाहर जो है कल्चरल में, सांस्कृतिक माहौल में, ढांचे में समावेशी विकास होना चाहिए। इसका भाव बहुत अच्छा सोच ये कहा गया है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को, कोई दिव्यांग बच्चा कक्षा में बैठा दिए हैं, समावेशी का हम लोग दिखावा कर रहे हैं। मान के चलो पीछे बैठा हुआ है, कोई आ रहा है देख रहे हैं, हाँ चलो कक्षा में बैठा हुआ है, मतलब समावेशी शिक्षा दी जा रही है। तो एनसीएफ कहता है कि यहाँ तक समावेशी शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पाएगी। हम अगर बाहर कोई खेल कूद हो रहा है और उससे वो किसी खेल में सक्षम है, अगर किसी व्यक्ति का, बच्चे का पैर नहीं है लेकिन वो हो सकता है बेस्ट तरीके से कैरम खेलता हो, चेस खेलता हो सकता है, तो उनको उसमें शामिल करिए, तब तो समावेशन होगा, है ना। तो ये वही कहता है, कोई सुन नहीं पाता, लेकिन सुन नहीं पाता तो अच्छे से वो फुटबॉल खेल सकता है, अन्य खेल खेल सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो एनसीएफ कहता है कि जो समावेशी शिक्षा है, बार बार कक्षा के अंदर बच्चों को बात की जा रही है, तो इनका मतलब है पूरे स्कूल के माहौल में, कल्चर में और ढांचे में जब तक शामिल नहीं करोगे समावेशन
नहीं होगा। और इनका जो समावेशन को विस्तार करता है और सभी को ही शामिल करने की बात करता है, केवल दिव्यांगता की बात नहीं है। ट्रांसजेंडर जो छात्र होते हैं, जो अस्थायी प्रवासी होते हैं, जो शारीरिक भिन्नता वाले होते हैं, सभी बच्चों को शामिल करिए, तब जा करके इसका भाव पूरा होगा। लैंग्वेज फार्मूला भी ये, क्योंकि एनसीएफ लैंग्वेज फार्मूला की बात करता है। त्रिभाषी जो होता है एजुकेशन, कौन कौन सी भाषा? मातृभाषा, लिखा है, इसको तो देख के बता सकते हो ना। पहली भाषा होती है जो मातृभाषा होती है। दूसरी भाषा हमारी भारत की जो राजकाज की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकाज की भाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। उसके बाद है सेकेंड लैंग्वेज, जो आप लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से सिखाने पर जोर देना चाहिए। क्लासरूम क्या होना चाहिए? बायस फ्री। बायस का मतलब होता है, हम लोग क्या हो सकते हैं, पूर्वाग्रह हमारे अंदर हो सकते हैं, प्रेजुडिस हो सकते हैं। उसके लिए 5C कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये आप लोग लिखेंगे। कैरिकुलम जो होगा या पाठ्यचर्या जो होगी वो मल्टी लिंगुअल होगा। क्लासरूम, जो बच्चे को जैसी भाषा आती है, जो बच्चा जैसा समझना चाहता है वैसा उनको सिखाने का प्रयास। तो 5C का मतलब होगा क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलाबोरेशन, कम्युनिकेशन, सिटीजनशिप। ये पूछा जाए तो पूछा जाए, बाकी आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है। 5C कॉन्सेप्ट, देखिए हम लोग अभी पढ़ने के दौरान बहुत सारी चीजों को छोड़ रहे हैं या छूट रहा है। आप स्वयं से क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो, ये तो मुझे नहीं बताते आज तक, न मैं पूछा भी नहीं हूँ। क्या पुस्तक पढ़ते हो, कि पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो, कि मोबाइल देख देख के अपना ज्ञान बढ़ा रहे हो, वे आप लोग जाने। लेकिन आप लोगों को एक पुस्तक पढ़नी चाहिए, मानक। अभी अभी भी बहुत समय है, लास्ट 1 डेढ़ महीना बचा रहेगा तो आपके नोट्स मटेरियल ही काम आएंगे। ये भी है, भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। अच्छा वातावरण, सम्मानजनक वातावरण, ये भी ठीक है, लिखने के लायक नहीं है। मूल्य शिक्षा या नैतिक शिक्षा या अपने संस्कृति की शिक्षा, ये मिलनी चाहिए बच्चों को, ध्यान देना चाहिए। इसीलिए अभी जो प्रार्थना में बहुत सारे मंत्र को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप क्या करें, मूल्य शिक्षा को प्राथमिकता दें, मूल्यों को। और ये देखिए, मूल्य शिक्षा के लिए पहले नैतिक मूल्य के नाम से, मूल्य शिक्षा के नाम से ही पुस्तक आता था। तो अब ये कहा गया है कि उसको एक विषय के रूप में क्यों पढ़ रहे हो। एनसीएफ ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, नैतिकता को अलग से विषय के रूप में पढ़ना चाहिए। ये आप सोचो, वो तो आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तो एनसीएफ ने इस पे कहा है कि इसको विषय के रूप में ना पढ़ा करके शिक्षण और कक्षा के कल्चर में ही पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर दिया जाए, ताकि चरित्र निर्माण और सामूहिक उत्तरदायित्व तो बच्चों के अंदर बढ़े। चलिए, धन्यवाद। दोनों हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। समावेशी शिक्षा में 2 4 पॉइंट ऐसे आए हुए हैं जो एनसीएफ और ये करते हैं, जैसे 5C कॉन्सेप्ट है, उसके बाद SED जीस ग्रुप्स, जो उस पर हम लोगों ने काम किया है। अभी थोड़ा सा कम से कम 2 4 मैच बना लीजिए मौसम के खराब होते तक। उसके बाद आप लोगों को समय मिलेगा तो आधा घंटा बैठोगे तो फिर मैच बनाओगे। ये तो करेंगे, कोई नहीं जाएगा कहीं भी। आयत के बारे में आज थोड़ा सा बड़े प्रश्न। होमवर्क कर
हम लोग कल एक गार्डन या मैदान के बाहर रास्ता और अंदर के रास्ते और बीच के रास्ते के बारे में देखा है। लिखेंगे एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई एक आयताकार पार्क के लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे तो ध्यान रखेंगे। हो गया ट्रांसलेट आपका? थोड़ा सा चलिए लिखिए।
आया क्या किसी का आंसर? आ जाएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3x है। तो जब हम बात करेंगे, जब भी कोई अनुपात में रहता है तो हम लोग मान लेंगे ये 3x है और ये 2x। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी हम लोगों ने अनुपात माना है x मान लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना लंबाई कितना 3x है और चौड़ाई हो गया 2x। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर घंटे की गति से, एक हमने वर्ग के मामले में एक प्रश्न बनाया था, सेम वर्ग वाला एक क्वेश्चन आया था। तो कोई एक व्यक्ति है जो क्या करता है, यहां से वो अपना साइकिल लेकर के चलाना शुरू करता है और ऐसे ऐसे करते हुए पूरा एक चक्कर लगाता है। ठीक है, एक चक्कर लगाता है। जैसे वो एक चक्कर लगाता है, साइकिल का स्पीड कितना है? साइकिल का स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो साइकिल चल रही है। अब इतना स्पीड से चलाता है कि वो 8 मिनट में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना मिनट लगेगा? 8। स्पीड कितना था? 12 किलोमीटर। अगर वो सीधा सीधा जाता तो वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा सकता था। यही है ना, 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा सकता था। इतना गति से वो जब चक्कर लगाता है तो 8 मिनट में ही पूरा कर लिया। तो जब कोई व्यक्ति एक जगह से पूरे जगह को वो कवर करता है, उसके लिए हमने इसमें देखा है, उसको कहा जाता है परिमाप। एक चक्कर पूरा करना मतलब क्या कहलाएगा? परिमाप का मतलब ही होता ना। तो हम लिखेंगे इसमें परिमाप, हम लिखें तो परिमाप का मतलब ये होगा कि ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये भी कितना होगा? 3 होगा, और ये भी कितना होगा? 2 होगा। तो परिमाप बराबर 3x प्लस 2x और 3x प्लस 2x। ये कितना हो गया? 10x। 10x मीटर में है। ये पूरा क्षेत्र अगर मीटर में दिया है तो मीटर में होगा। मीटर ही तो दिया गया है, क्या कुछ नहीं दिया है? तो मीटर मान लेते हैं, मीटर से ही बनेगा क्योंकि 8 मिनट में पूरा किया। अब देखिए, अब इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। परिमाप आ गया है 10। अब इनकी दूरी क्या बोल सकते हैं? तय की गई दूरी। चाल कितना है? 12 किलोमीटर किलोमीटर की चाल से गया है, और लेकिन वो 8 मिनट में ही पूरा कर लिया है। मतलब क्या आएगा इसमें? 8/60। ये इतना हिस्सा है इसका। इसको काटे तो कितना होगा? 12 एकम 12, 12 पंचे 60। 8/5 किलोमीटर उन्होंने तय किया है। 12 किलोमीटर जाता वो 1 घंटे में, लेकिन 8 मिनट ही उन्होंने सफर किया है। 8 मिनट में उस पूरे 12 किलोमीटर का 8/5 किलोमीटर हिस्सा उन्होंने तय किया। क्योंकि हमने सभी को मीटर के हिसाब से सेट किया है, तो इसको अगर हम लोग मीटर में बदलें तो ये कितना हो जाएगा? 8/5 गुना 1000। किस मामले में? मीटर के बारे में। ये कितना हो जाएगा फिर? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 200, 8 दूनी 1600 मीटर। अब देखिए बात को कैसे थोड़ा सा समझना है। 1600 मीटर क्या हो गया? दूरी हो गया, जो उन्होंने 8 मिनट में तय किया है। अब दो चीजें हैं, मैं अगर बोलूं परिमाप 10x है या परिमाप 1600 मीटर है, एक ही मतलब होगा। आप लोग समझ रहे हैं बातों को तो ठीक है, नहीं तो ये समझिए, ये यहां से यहां तक गया हुआ है तो उन्होंने 3x 2x 3x 2x तय किया। अगर हम दूसरे हिंट को देखें तो उन्होंने 1600 मीटर तय किया है, मतलब यहां से यहां तक 8 मिनट में 1600 मीटर तय किया।
तो हम ये बोल सकते हैं कि परिमाप बराबर क्या होगा, 1600 मीटर। परिमाप का वैल्यू कितना है, 10x। 10x से बराबर क्या हो गया, 1600 मीटर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 160 मीटर। ये x अब आपको मदद करेगा रियल लंबाई और रियल चौड़ाई पता करने में। तो लंबाई क्या है, हमने माना है लंबाई 3x। तो 3x का मतलब हो गया 16 तिया गुणा कर देंगे, 3 गुना 160, कितना हो जाएगा, 480। उसके बाद क्या है, चौड़ाई कितना है, 2x। तो 2 गुना 160 कितना हो जाएगा, 320। हमको प्रश्न कहा गया है पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 480 और चौड़ाई है 320। इनका आप गुणा करिए और जो आएगा वो आपका आंसर होगा। कुछ तो आए होगा, ये दोनों का तो 2 शून्य तो लगेगा ही। गुणा करके बता दीजिए किसी का आया होगा तो। क्या मीटर में आएगा, हमने कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर, तो मीटर में आंसर आएगा फिर वो। हाँ, वर्ग मीटर कितना आया है? 1,53,600 वर्ग मीटर। हो गया होगा तो अगला बताएं। हो गया ना। अब पीडीएफ देख के लिखना भाई, ठीक है। आगे है लिखेंगे 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, ऐसा प्रश्न ही आया हुआ है। माप के आकार के कागज के किनारे से 3 माप 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया। तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल, तो हाँ, थोड़ा देर बाद बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल होगा। आपको इसको हल नहीं करना है, देख के बताना है बस।